टेल ऑफ टू सिटीज इन हिंदी। डाकगाड़ी के साथ साथ जो 3 यात्री चल रहे थे, ये कान और मुंह तक ढके हुए थे। पैरों में बूट कसे थे। वे इस तरह सर्दों से ठहरने को बचाने की कोशिश में थे कि यदि एक दूसरे की हुलिया पूछी जाती तो वह कुछ भी नहीं बता सकता। उन दिनों कुछ ऐसा रिवाज भी था कि यात्री थोड़ी देर में ही हिल मिल नहीं जाते थे। कोई किसी को अपना परिचय सहज में नहीं देता था। लोग परस्पर संशयित रहते थे। यही ख्याल होता था कि न जाने हम से डाकू या डाकुओं का भेदिया हो। यही क्यों गार्ड को यात्रियों पर भरोसा नहीं होता था। यात्री गार्ड को संदेह की दृष्टि से देखते थे। न मालूम कौन किस वक्त किस रूप में प्रकट हो जाए। वह जमाना ही कैसा था। कोई भी मार्ग, कोई भी रास्ता, कोई भी सड़क लूटमार से सुरक्षित नहीं थी। इस आधी रात के समय इस पहाड़ी रास्ते में, इस कुहरे के घने अंधकार में एक डोवर के के यात्री और गार्ड के भीतर ही भीतर भय से काँप रहे थे। एक दूसरे की ओर शंकाशील था। इसी दशा में डाक गाड़ी चरर मरर चली जा रही थी। कोचवान की आवाज़ ही बीच बीच में निस्तब्धता भंग करती थी। वह कह रहा था, हाँ बहादुरों, एक जोर और, बस मैदान मार लिया। अब पहुंचे पहाड़ी पर। घोड़े जोर लगा रहे थे। गाड़ी के पहिए लुढ़कते चले जा रहे थे। यात्री भी साथ साथ चल रहे थे। घोड़ों ने आखिरी जोर लगाया और गाड़ी पहाड़ी की चोटी पर थी। गार्ड ने दरवाज़ा खोल दिया कि सब चढ़ जाए। एक मुसाफिर ने भीतर बढ़ने को पैर उठाया ही था कि कोचवान की आवाज़ सुन पड़ी। अब ये क्या भला है? गार्ड ने सतर्क होकर पूछा। टॉम, ये क्या है? टॉम ने कहा कि ये घोड़े की टोपी जैसी आवाज़, टापो जैसी आवाज़ है। दोनों ने कान लगाकर सुना। गार्ड ने कहा, हाँ टॉम सरपट चाल से आ रहा है निस्संदेह। टॉम यही तो। गार्ड ने मुसाफिरों को संबोधन कर कहा, महाशय सावधान। इतना कहकर वह डटकर अपनी जगह बैठ गया। अपनी बंदूक अपने हाथ में ले ली। तीनों मुसाफिर हक्के बक्के हो कभी गार्ड और कभी कोचवान के मुंह की ओर ताकने लगे। गाड़ी रुक गई थी। उस सुनसान रात में अब चारों ओर निस्तब्धता का हो राज्य था। केवल पहाड़ियों के नीचे चढ़ाव की ओर से घोड़े के टापों की आवाज़ स्पष्ट सुन पड़ती थी। गाड़ी पर खड़ा होकर हाथ में बंदूक उठाए हुए चिल्लाया, खबरदार, आगे बढ़ो। और मैंने गोली दागी। घोड़े की लगाम खींची। एक झटके के साथ घोड़ा रुकता जान पड़ा। साथ ही एक आवाज़ सुनाई दी, क्या ये डोवर की डाक है? गार्ड, तुम्हें इससे मतलब? मुझे एक मुसाफिर से काम है। किस मुसाफिर से? महाशय जोविस लोरी से। तीनों में से एक मुसाफिर ने कहा, मैं ही जोविस लोरी हूँ। गार्ड, कोचवान व अन्य 2 मुसाफिरों और उसकी ओर देखा। तीनों को मुसाफिर की ओर ही संदेह हो चला। गार्ड ने गरज कर कहा, लोरी महाशय, आप ही आगंतुक से बात करिए। ऐसा न हो कि मेरी बंदूक से गोली छूट जाए, फिर कोई उपाय न हो सकेगा। जोविस लोरी ने आगे कदम बढ़ाकर ऊंचे गले से कहा, कौन है जी? बोलो, क्या जेरी है तो क्या बात है? आपके लिए एक संदेश महाशय। लोरी महाशय ने गार्ड से कहा, मैं इस आदमी को जानता हूँ। इससे हम लोगों को किसी तरह का खतरा नहीं है। गार्ड, मुझे तो कुछ पता नहीं, आप ही जानो। लोरी कहता है कि मैं जो कहता हूँ आप सुनिए। गार्ड, अच्छा आगंतुक, तो तुम आगे आ सकते हो, पर देखो अपने हथियारों को हाथ न लगाना। मेरा निशाना सधा हुआ है। इसके बाद घोड़ा आगे बढ़ा। कुहरे को चीरकर वह गाड़ी के करीब आया। सवार ने एक लिफाफा लोरी महाशय के हाथ में दे दिया। अब लोरी महाशय ने लिफाफा लेकर गार्ड को लक्ष्य कर कहा, आप डरे नहीं, मैं टेलीसेंस बैंक का आदमी हूँ। लंदन का टेलीसेंस बैंक आप जानते हैं ना? बैंक के काम से मैं पेरिस जा रहा हूँ। अच्छा, तो ज़रा इसे पढ़ लूँ? गाड़ी के लैंप की रोशनी में उन्होंने जोर जोर से पढ़ा, कुमारी की डोवर में प्रतीक्षा करिएगा। लोरी ने पुनर्जीवन प्राप्ति यह संकेतपूर्ण मौखिक उत्तर देकर सवार को वापस कर दिया और डाक गाड़ी आगे बढ़ी।
अब रॉयल होटल। सवेरे डाक जब डोवर पहुंची तो रॉयल होटल के आदमी ने बड़े तकल्लुफ़ से दरवाज़ा खोला। गाड़ी में अब केवल एक ही मुसाफिर रह गया था। उससे बड़े अदब से उसने सलाम किया और सकुशल यात्रा पूरी करने के लिए बधाई दी। यात्री ने भिड़ते ही पूछा, क्या कल फ्रांस के लिए जहाज़ छूटेगा? उत्तर मिला, हाँ, अगर मौसम ठीक रहा और हवा अनुकूल हुई तो। दो चार और बातें करने के बाद उसने पूछा, जनाब, आपके लिए बिस्तर? अभी नहीं, मैं रात से पहले आराम नहीं करूँगा, पर एक कमरा तो चाहिए, और नाई भी। बहुत अच्छा जनाब, और कलेवा वह भी। आगंतुक जिससे होटल के आदमी ने इस तरह अदब से बातें की लगभग 60 वर्ष का वयस्क था। पोशाक पहनाव में दुरुस्त था, शरीर से भरा पूरा, प्रभावशाली। थोड़ी देर में वह कलेवे के लिए उपस्थित हुआ। उस समय वहाँ और कोई व्यक्ति नहीं था। उसकी मेज़ आग के समीप लगाई गई थी। आग के प्रकाश में उसकी आकृति और चमक उठी थी। वह अपने टेबल के सहारे इस तरह बैठा था जैसे कि उसका फोटो लिया जाने वाला हो। वह सब तरह से बना ठना था, पर सजावट में कोई कृत्रिमता नहीं थी। उसके गाल सहज स्वस्थ से रंगे थे, फिर भी उसके माथे पर चिंता की रेखा स्पष्ट थी। आदमी जब खाना लेकर आया तो उसने सिर उठाकर कहा, देखो जी, एक कुमारी के लिए भी एक कमरा रखना। यहाँ किसी समय आ सकती है। वह आकर 24 लोरी को पूछेगी, उसे यहाँ ले आना। बहुत अच्छा। शायद इतना ही पूछे कि टेलीसेंस बैंक के महाशय, तब भी समझिए। हाँ जी, लंदन का टेलीसेंस बैंक। मुझे आपके बैंक के आदमियों से अवसर वास्ता पड़ता है। वे लंदन से इस कृपा के लिए कृतज्ञ हूँ महाशय। मैं नहीं जानती कि आपके उपकार का बदला किस तरह चुका सकूँगी। मैं आपके उपकार का बदला किस तरह चुका सकूँगी? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बैंक में मुझे कहा गया था कि कुछ काम है, यह भी आप ही बताएंगे, और यह कि मुझे कुछ अनहोनी सुनने के लिए भी तैयार रहूं। सो सच जानिए, मैं तैयार हूँ। मेरी उत्सुकता बढ़ रही है, यह स्वाभाविक है। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे सुना दीजिए। यही तो सच सोच रहा हूँ कि कैसे शुरू करूँ। सचमुच ही लोरी महाशय कुछ नहीं कर पा रहे थे। लगता था कि वे सोच विचार में पड़े। क्या आप मेरे लिए बिल्कुल ही अपरिचित है? अकस्मात कुमारी मैनेट पूछ बैठी। तो क्या नहीं? मुस्कुराते हुए वृद्ध लोरी महाशय ने पूछा। इस पर मिसेज मैनेट ने मौन हो गई और लगा कि वे विचारों में खो गई। इस दशा में वे कुर्सी पर बैठ गई, जिसे पकड़े अब तक खड़ी थी। लोरी महाशय इस परिवर्तन को देख रहे थे। वे बोले, देखिए लूसी मैनेट, मैं एक कामकाजी आदमी हूँ। मेरे ऊपर जो काम करने का फ़र्ज़ है उसे मैं अदा करूँगा। इसलिए मैं जो कुछ कहूँ उसे आप यही समझिए कि मशीन बोल रही है और आप सुन रही है। अच्छा, तो मैं आपके ग्रह की कहानी कह रहा हूँ। कहानी? लूसी मैनेट ने कहानी शब्द को दोहरा कर याद दिलाना चाहा कि कहीं वे भूल से वह शब्द तो नहीं कह गए हैं। लोरी महाशय ने जानबूझकर अनसुनी कर दी और अपना कहना जारी रखा। हाँ, बैंक में जिन लोगों का कामकाज होता है उन्हें हम ग्राहक कहते हैं। मैं अपने जिस ग्राहक की कहानी कह रहा हूँ वे एक फ्रांसीसी सज्जन थे। वे पढ़े लिखे थे, औषधि विज्ञान के पंडित, एक डॉक्टर है। लूसी मैनेट बीच में ही बोल पड़ी, बोवाई के तो नहीं? हाँ, बोवाई के ही। आपके पिता महाशय मैनेट की ही भांति वे भी बोवाई के ही रहने वाले थे। उन्हीं की भांति वे बहुत प्रसिद्ध आदमी थे। पेरिस तक में उनकी ख्याति थी। इस बात को 20 साल हो गए। उस समय मैं अपने पेरिस के दफ्तर में ही काम करता था। मेरा उनसे परिचय था। यह परिचय घरेलू नहीं था, बैंक के कामकाज के सिलसिले में था। कितने दिन हुए होंगे? मैंने बताया, न कि 20 वर्ष से पहले ही की बात मैं कह रहा हूँ। उन्होंने एक अंग्रेज़ महिला से विवाह किया था। मैं उनका एक ट्रस्टी था। उनका सारा कामकाज हमारे टेलीसेंस बैंक में होता था, और भी अनेक फ्रांसीसी नागरिकों का सारा कामकाज हमारे ही बैंक में होता था। उन सब का ट्रस्टी किसी न किसी रूप में हमें होना पड़ता है। इसमें कोई घरेलू संबंध नहीं होता, केवल कामकाज संबंध होता है। लेकिन क्या ये मेरे पिता की कहानी नहीं है? चिंतित सी लूसी मैनेट ने पूछा। हाँ, ये मेरे पिता के 2 साल बाद जब मेरी माँ नहीं रही, तो क्या आप ही मुझे इंग्लैंड नहीं लाए थे? मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी लाए थे। हाँ लूसी मैनेट, तुम्हारा अनुमान सही है। उसी समय से टेलीसेंस बैंक की अभिभावकता में हो।
लॉरी मार्श ने कहा। लूसी मैनेट कृतज्ञतापूर्वक इस वृद्ध सज्जन की ओर देखती ही लॉरी मार्श से पुनः कहने लगे लूसी, तुम्हारे दुखिया पिता की यही कहानी है। मान लो वे उस समय नहीं मरे, मान लो वे चुपचाप और अकस्मात ही अंतर्ध्यान हो गए, मान लो उन्हें उड़ा ले जाया गया एक भयानक जगह पर। उसके स्मरण मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह ऐसी जगह हो जहाँ किसी की गति न हो। मान लो अपने देशवासियों में ही कोई उनका शत्रु हो जिसने उनके विरुद्ध कार्य किया हो, और मान लो वह इतना दबंग हो और शक्तिशाली हो कि उसके संबंध में साहसी आदमी मुंह खोलने को तैयार न हो। समुद्र के उस पार जहाँ एकांत रूप में एक उसकी ही धाक का दोसा बसता हो, वह एक खाली फॉर्म भरकर किसी को कितने ही समय के लिए कारागार में अज्ञात तरीके में जीवन बिताने के लिए भेज सकता हो। और मान लो कि अभाग्य अपहृत की स्त्री ने सम्राट, सम्राज्ञी, दरबार और धर्माज्ञ किसी का भी द्वार खटखटाए बिना छोड़ा हो, परंतु बेकार, बिल्कुल बेकार। तुम्हारे पिता की कहानी इस अभाग्य आदमी की कहानी होती। इतना कहकर लॉरी मार्श से चुप हो गए और लूसी मैनेट के मुंह की ओर ताकने लगे। लूसी मैनेट अधीर हो उठी। वह चिल्लाई, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कहते जाए, चुप न हो। मैं सारी बातें सुनना चाहती हूँ। कहता हूँ, पर तुम सह तो सकोगी? हाँ, सह सकूँगी। मैं सब कुछ सह सकूँगी, इस संशय के अलावा। जिसमें आप मुझे छोड़ देते हैं तो सुनो। उस अभागे डॉक्टर की स्त्री बड़ी साहस वाली थी। उसने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा। इस कार्य में उसने कितना कष्ट उठाना पड़ा, कितनी परेशानी हुई, इसकी छाया तक उसने अपनी बच्ची पर नहीं पड़ने दी। उसे इस तरह पाला कि जैसे उसका पिता रहा ही न हो। वह मरते दम तक तुम्हारे पिता की तलाश में लगी रही। उसने शक्ति भर कुछ नहीं उठा रखा। आखिर निराश हताश होकर जब वह मरी तो तुम सिर्फ 2 साल की थी। आज तुम सुंदर, स्वस्थ और युवा हो। तुम्हारे मन पर कभी किसी तरह की संशय की घटा नहीं छाई पाई। तुम्हारी पूज्य माता की सावधानी ने तुम्हें नहीं मालूम होने दिया कि तुम्हारे अभागे पिता बंदी गृह में शीघ्र कष्टों के शिकार हो गया था। बहुत वर्षों तक उसकी ज्वाला से दग्ध होते रहे। यह तो तुम्हें मालूम होगा ही कि तुम्हारे माँ बाप के पास कोई विशेष जायदाद नहीं थी। थोड़ी बहुत जो भी थी वह तुम्हारी माँ को फिर बाद में तुम्हें मिली। इस संबंध में अब कुछ नई बात नहीं है। न तो कोई रुपया पैसा मिलना है, न जायदाद। लेकिन एक बड़ी चीज़ यह है कि तुम्हारे पिता का पता लग गया है। वे जीवित है, पर बहुत बदले हुए। यह स्वाभाविक भी है। इतनी लंबी जिंदगी कारागार की एकांत कोठरी में बिताकर और अमानुषिक कष्टों को लगातार सहकर वे पहले जैसे कैसे रह सकते हैं। एक विक्षिप्त के रूप में उन्हें पाया गया है। वे इस समय पेरिस में अपने एक पुराने सेवक के मकान में है। हम दोनों की वही चलना है मुझे, इसलिए कि मैं यदि हो सके तो उनकी शनाख्त कर सकूं। तुम्हें इसलिए कि उनकी विक्षिप्तता को दूर करके नया जीवन दे सको, समझी। इस संवाद ने कुमारी लूसी मैनेट को अजीब दशा कर दी। वह लूसी मैनेट सिर से पैर तक काँप उठी। उसके कुछ कहने से पहले ही लॉरी मार्श फिर बोल उठे, एक बात और है। यह कि तुम्हारे पिता का पता तो लग गया है, पर अब उनका वह नाम नहीं है। वे एक दूसरे नाम से उन्हें जाना जाता है। वह पहले वाला नाम तो कभी का उनसे छीन लिया गया है और वह भुला भी दिया गया है। इस बात की चर्चा करना कि यह सब किस तरह हुआ, ये व्यर्थ ही नहीं, ये खतरनाक भी है। हम फ्रांस चल रहे हैं। वहाँ से जब तक हम बाहर न हो जाए हमें अपना मुंह सीख कर रखना होगा, और जैसे ही तुम्हारे पिता को भी फ्रांस से बाहर ले आना होगा, तब तक हम लोग पूरी तरह सावधान और मौन रहेंगे। यद्यपि हमारे बैंक की वहाँ प्रतिष्ठा है और मैं फ्रांस का नागरिक न होने से भी सुरक्षित भी हूँ, तो भी मैं अपने साथ इस संबंधी किसी तरह का कोई कागज पत्र नहीं ले जा रहा हूँ।
वह बिल्कुल गुप्त काम है। लेकिन यह क्या, तुम तो सुन ही नहीं हो? लूसी मैनेट सचमुच ही लूसी मैनेट कुछ नहीं सुन रही थी। वह विचारों में डूबकर अचेत हो चुकी थी। अरे छोड़ो जीरो, लोरी मास से चिल्लाए। उनकी आवाज़ के साथ ही एक दबंग दासी झपट कर भीतर आई। होटल के नौकर चाकर भी दौड़ आए थे उन्हें डांटते हुए। वह बोली, यहाँ खड़े क्या ताक रहे हो? जाओ थोड़ा गुलाब जल भाग कर ले आओ। जाओ छोड़ो। इसके बाद उसने लूसी मैनेट को धीरे से उठाकर सोफा पर लिटा दिया और उसकी शुश्रूषा करने लगी। उसने लोरी मास्टर को भी फटकार लगाई। बोली, तुम कैसे आदमी हो? क्या तुम से जो कुछ कहना था वह बिना इस प्रकार डराए हुए नहीं कह सकते थे? तुमने तो उसे मार ही लिया मेरी प्यारी बच्ची। इस पर बनते ही बड़े साहूकार। लोरी मास्टर के मुंह से उत्तर नहीं निकला। वे टुकुर शून्य में ताकते रह गए। पेरिस की गलियां। श्री लोरी और लूसी मैनेट पेरिस पहुंच गए। पेरिस के संत उनके पास एक संकरी गली की मोड़ पर एक कलवरिया थी। उसका मालिक डिफार्जे नामक एक प्रौढ़ और तगड़ा आदमी था। उसके चेहरे से कठोरता टपकती थी डिफार्जे की। वह गर्म मिजाज का आदमी मालूम पड़ता था। उसकी 2 नंबर 2 स्त्री भी उसकी अवस्था थी कि वह दृढ़ निश्चय की मूर्ति सी प्रतीत होती थी। अपनी दुकान की गद्दी पर बैठी हुई वह मफलर बुन रही थी। सर्दी से बचने के लिए उसने ऊनी शॉल अपनी चारों ओर लपेट रखा था। अभी उनके यहाँ आई लाल शराब में से एक पिपा गिरकर टूट गया था और बहती हुई शराब को पीने के लिए एक अच्छी खासी भीड़ दौड़ पड़ी। उसे देखने के लिए डिफार्जे दुकान से नीचे उतर आया था। पीली वास्कट और हरा पजामा पहने हुए वह लफंगों की भीड़ को देख रहा था कि किस तरह धक्का मुक्की करते शराब की चुल्लुओं में भर कर अपने गले को सींचते हैं। थोड़ी देर में पीपा खाली हो गया और भीड़ हट गई और वह भीतर गया। श्रीमती डिफार्जे ने खास कर संकेत किया और देखने के लिए घूमा कि कौन कौन ग्राहक आए हैं। उसी समय कलाकारों में मिस मैनेट को लिए हुए वृद्ध लोरी मास्टर ने प्रवेश किया और जाकर चुपचाप एक कोने में बैठ गए। डिफार्जे ने उन्हें देख लिया, परंतु न देखने जैसा आचरण करते हुए वह दूसरे ग्राहकों से निपटने लगे। थोड़ी देर गपशप करने के बाद उनसे खाली हुआ तो वृद्ध लोरी मास्टर ने उठकर कहा, मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। डिफार्जे ने विनम्रता से कहा, जरूर मास्टर, और वह उठकर उनके साथ हो लिया। एक और जाकर उन्होंने थोड़ी देर बात की। बहुत शीघ्र उनकी गोष्ठी खत्म हो गई। डिफार्जे यह कहकर कि चलिए चलता हूँ, उठकर बाहर निकल आया। वृद्ध लोरी मास्टर और लूसी मैनेट भी उसके पीछे चल पड़े। डिफार्जे की पत्नी इस ओर ध्यान दिए बिना अपनी बुनाई करती रही। कलरों में से निकलकर श्री लोरी और कुमारी मैनेट शीघ्र डिफार्जे से जा मिली। वह उन्हें लेकर एक कूचे में घुसा। कुछ मकान पार करके एक जीने के पास आने पर वह रुक गया और बोला, देखिए बहुत ऊंची जगह है, सावधानी से और चुपचाप से ही चलना होगा। उसके कहने में ऐसा लहजा था जैसे वह एक महान रहस्य की बात कर रहा हो। श्री लोरी ने फुसफुसाहट के स्वर में पूछा, क्या बिल्कुल अकेले है? अकेले, और नहीं तो कौन साथ होगा? उसी तरह धीमी आवाज़ में डिफार्जे ने उत्तर दिया, क्या हमेशा ही अकेले रहते? हाँ, अपनी इच्छा से, ऐसी ही आदत पड़ गई है। मैंने तो ऐसा ही पाया था, अब इससे अब तक थोड़ा ही अंतर पाया है। तब तो बहुत बदल गए इसलिए इसे बदलना कहते हैं। नहीं, वह तो एक नया ही प्राणी है, आप कल्पना ही नहीं कर सकते महाशय। इसके बाद कुछ और अस्पष्ट शब्द उसके मुंह से निकले जिनसे मालूम हुआ कि मामला बहुत गंभीर है। श्री लोरी और लूसी मैनेट दीवार का सहारा लेकर डिफार्जे के साथ जिन पर चढ़ते जा रहे थे। आखिर
जोना ख़त्म हुआ वे एक खुली छत पर आए। अभी एक जोना और चढ़ना था। उस पर चढ़ते चढ़ते डिफाल्ट ने अपने कोट की जेब में हाथ डालकर एक चाबी निकाल ली। लोरी ने कुछ अचंभा सा करते हुए पूछा, तो नया ताले में बंद तो वह यह ताले में बंद है? हाँ जी, डिफाल्ट ने एक संतुलित उत्तर दिया। तुम इसकी ज़रूरत समझते हो? इतना अक्ल रखना आवश्यक है? हाँ, मेरे ख्याल में। और अब आप भी देख लेंगे, डिफाल्ट ने कुछ बिदकते हुए कहा। ऐसा क्यों? इसलिए कि एक लंबी अवधि तक उन्हें ताले में बंद रखा गया है। अगर आज उनका दरवाज़ा खुला रख दिया जाए तो वे भयाकुल हो जाएंगे। उस समय न जाने क्या कर डालेंगे। शायद गुस्से में अपने आप को ही चीर फाड़ डाले और आत्महत्या कर डाले। क्या ये संभव है? संभव क्या नहीं है? इस दुनिया में कुछ संभव है, कुछ भी संभव है। एक आदमी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देना, एक परिवार को उजाड़ देना, एक शांतिमय गृहस्थ में आग लगा देना। इस आकाश के नीचे सब कुछ चलता है, भला क्या नहीं चलता? खैर, चलिए और देख लीजिए। ये सब बातें बहुत ही धीरे धीरे डिफाल्ट ने कही। लूसी मैनेट के कान तक उस फुसफुसाहट को न सुन सके, फिर भी वह इतनी भयभीत और सशंक हो उठी कि उसकी कोमल देह लता काँपने लगी। श्री लोरी ने यह देखकर धीरज बांधते हुए कहा, यह क्या? तुम अगर इस तरह सांस खो दोगी तो इतना बड़ा काम कैसे बनेगा? तुम्ही को तो सब कुछ करना है। अपने कर्तव्य का ख्याल करो और हमारे साथ आओ। वे बहुत धीरे धीरे ऊपर गए। दरवाजे में घुसते ही 3 आदमी उन्हें मिले, जिससे ये तीनों ही चकचका गए। डिफाल्ट ने अपने को संभाल कर कहा, अरे मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। अच्छा जाओ, हम लोगों को यहाँ थोड़ा काम है। जब वे चले गए तो डिफाल्ट ने लोरी महाशय को संबोधन करके बताया, अभी अभी ये लोग नीचे कलारी में थे, आपने देखा था ना? लोरी ने जरा असंतुष्ट होकर कहा, तो क्या आपने महाशय मैनेट की नुमाइश बना रखी है? नहीं जी, आप लोग जैसे कुछ खास आदमी ही आए पाते हैं। पर यह ठीक है क्या? मेरे ख्याल से ठीक है। पर ये कौन लोग हैं? उनका चुनाव तुम कैसे करते हो? मैं कर लेता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं सच्चे आदमी को पहचानता हूँ। ऐसे लोगों पर असर पड़ता है। खैर, आप क्या जाने, आप अंग्रेजी रह गए ना? अच्छा, अब आप यहाँ ठहरिए तो सही। उन्हें ठहरा कर वह कमरे की दीवार के पास गया। एक छेद में झांक कर देखा, फिर दीवार में 2-3 खटके किए। कमरे के ताले में चाबी डालकर 2-4 बार घुमाई, इसलिए थोड़ी आवाज़ हो जाए। इसके बाद उसने ताला खोला, कुंडी खोली और दरवाजे को धक्का देकर अंदर झाँका और कुछ कहा। एक शीरा आवाज़ में किसी का प्रत्युत्तर मिला। डिफाल्ट ने अपने साथियों को इशारा किया और वे भीतर घुसे। श्री लोरी ने द्वार में घुसते समय अपनी बाह लूसी मैनेट की कमर में डालकर उसे सहारा दे रखा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह अशक्त हुई जा रही है। ऐसा करते हुए भी वे बराबर मुंह से उसे धैर्य बंधा रहे थे। भीतर पहुंचकर डिफाल्ट ने द्वार भिड़ा दिया। इसके बाद वह कमरे में चलकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। उसके सामने दूसरी ओर एक बूढ़ा आदमी बेंच पर बैठा जूते सिल रहा था। वह अपने काम में इस तरह था कि उसके बाद नमूना हमारे पास था, और इसके बनाने वाले का मेरा नाम पूछते हैं आप? हाँ, 105 उत्तरी बुर्ज, नॉर्थ टाउन, ये नाम बताया था। हाँ बस, हाँ जी, 105 उत्तरी बुर्ज। इसके बाद वह जो फिर काम में लग गया। इस पर लोरी महाशय ने जोर से कहा, जूते बनाना तो तुम्हारा जन्म का पैसा नहीं है। नहीं, जूते बनाना मेरा पैसा नहीं था। यह तो मैंने यही सीखा। आप ही सीखा। बड़ी मुश्किल से ये सीख पाया, तब से मैं बराबर जूते बनाता हूँ। उसने जूते लेने के लिए लोरी महाशय की ओर हाथ बढ़ाए। उन्होंने उसकी आंखों में ताकते हुए पूछा, महाशय मैनेट, क्या आप मुझे भूल गए? जूता आपके हाथ से छूट पड़ा और वह एक लोरी की ओर ताकने लगा। डिफाल्ट की ओर
इशारा करके उन्होंने पूछा, मास्टर बेनेट, इस आदमी के विषय में आपको कुछ याद है? क्या आपकी स्मृति में कोई पुरानी बातें आती है? कोई बैंकर, कोई नौकर, कोई कामकाज? सारा जीवन कोलकोठरी में बिताकर आप उसकी स्मृति जा रही थी। कुछ धुंधली याद की छाया सी उसके चेहरे पर आई और चली गई। वह दोनों की ओर देखता रहा, पर जैसे कुछ याद नहीं आ रहा था। आखिर उसने अपना जूता उठाया और उसकी तैयारी में लग गया। डिपार्डिये ने लॉरी महाशय से धीरे से पूछा, आपने तो पहचान लिया? हाँ, पहले तो मैं हताश हो गया था, पर चुप, चलो हट चले। कुमारी लूसी बेनेट दरवाजे के पास से बेंच के पास आ गई थी। वह खड़ी रही और वह भी अपने काम में लगा रहा। आखिर उसकी आंखों में लूसी बेनेट के घाघरे का किनारा झलक गया। उसने सिर ऊपर उठाया, उसके मुंह की ओर देखा। उसकी दृष्टि उसके चेहरे पर जमकर रह गई। वह उसे ताकता रहा। कुछ भाव उसके मन में उठते रहे, कुछ विचार उसके चेहरे पर आते जाते रहे। उसकी सांस और जोर से चलने लगी। धीरे धीरे उसके मुंह से ये शब्द निकल पड़े, कौन हो तुम? की लड़की तो नहीं, जेल की लड़की तो नहीं हो? नहीं कुमारी, मैंने लूसी बेनेट ने सिसकते हुए कहा। तब तुम कौन हो? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह खड़ी नहीं रह सकी और उसके पास ही बेंच पर बैठ गई। उसने अपनी बाह उसकी पीठ पर रख ली। वर्द बेनेट जो था के शरीर में एक लहर सी दाग गई और उसने अपने हाथ की छुरी डाल दी और उसने चेहरे की ओर ताकने लगा। लूसी बेनेट की शिथिल शिक्षक पड़ी और उसके सुनहरे केस उसकी पेट पर लहरा उठे। केसर की उन सुनहरी लटों को बूढ़े बेनेट ने बड़े ध्यान से देखा और धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर उन्हें छुआ। अपनी तरफ उन्हें परखा। फिर वह विचारों में डूब गया और फिर अपने काम में लगने की चेष्टा करने लगा, लेकिन अधिक देर तक वह ऐसा नहीं कर सका। उसने काम छोड़ दिया। कुमारी लूसी बेनेट को अब कभी उसने सुनहरे केसों को देखने और कुछ सोचने लगा। कोई उसे और सताने लगी। उसने अपने गले में लिपटे हुए एक चिथड़े को वह उसके पास ही बेंच पर बैठ गई जो लेकर खोला। उसमें 2-4 सुनहरे केस बड़ी हिफाजत से रखे थे। उन्हें लेकर वह देखने लगा। 20 साल पहले ये केस उसने बांध रखे थे। वह बड़बड़ाने लगा। उस रात को जब मुझे बुलाने गए थे और उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रखकर मुझे रोका था, इन्हीं सुनहरे केसों से भरा हुआ वह सिर हटाकर मैं उनके साथ चला आया था। उन्होंने मुझे बुर्जों में बंद किया। उस समय मेरी बाह पर लिपटे हुए थे। मैंने उनसे अनुनय की थी कि उन्हें मेरे से अलग न करें। ये मुझे कालकोठरी से बाहर तो ले जा न सकेंगे, वह मेरी आत्मा को थोड़ी देर के लिए शांति की दुनिया में अवश्य ले जाएंगे। यही मैंने उनसे कहा था। मुझे पूरी तरह याद है, मैं बिल्कुल भूला नहीं हूँ। मैं वही सुनहरे केस है, वही सुनहरे केस है ये। वह फिर एक हाथ में उन केसों की ओर लेकर देखने लगा। एकाएक वह कुमारी लूसी बेनेट की ओर ताक कर, बेटा, ये कैसी बात है? तो क्या तुम यही हो? डिपार्डिये और मास्टर लॉरी उसकी भयंकर आकृति देख कर डर गए, किंतु लूसी बेनेट निश्चल निडर भाव से बैठी रही। उसने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वह उन्हें ही मना करने लगी। आप लोग डरे नहीं, न इधर आए। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हमें यूँ ही रहने दे। लूसी बेनेट की बोली कानों में पड़ी तो वह और भी चौंक गया और उठा और चिल्लाया, अरे ये कौन बोल रहा है? मैं इतने दिन बाद फिर यही कंठस्वर सुन रहा हूँ। फिर अपना सिर हिलाकर बोला, नहीं, तुम तो बहुत छोटी हो, निरी बच्ची हो, तुम वह नहीं हो सकती। भला बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? वह मुझे पहचानती हो? नहीं, तुम क्या जानोगी? मैं तो एक कैदी हूँ। यह वे हाथ नहीं है जिनको उसने देखा था। वह भी सूरत भी नहीं है जिसको वह जानती थी। वह सब कहाँ है? तुम्हारी
उसी मिनट अपने पर काबू न रख सकी। वह वृद्ध और खोए हुए पिता की छाती से चिपक गई। उसका सुनहरे केसों से भरा हुआ सिर बूढ़े के कंधे पर जा पड़ा। दुखी और वंचित पिता का सिर भी झुक कर उसके सिर से जा लगा और उसे ऐसा लगा कि मूर्तिमान स्वतंत्रता ने उस नए प्रकाश में आलोकित कर दिया। पिता अपनी बेटी की गोद में डूब गया। यह करुणाजन दृश्य देखकर डिफार्जियो और लोरी अपनी आंखों के आंसुओं को रोक न सके। एक युग के बिछोह और दुख की दुखदायक स्मृति ने इस मिलन की ओर अधिक दयादय बना दिया। बूढ़ा इस अप्रत्याशित सुख को सह न सका। उसके शरीर और उसकी चेतना में कोई मेल न रहा। वह धीरे धीरे यही पृथ्वी पर गिर गया और चेत हो गया। कुमारी मिनट उसकी परिचर्या करने लगी। उसने उसका सिर उठाकर जांघ पर रख लिया और उसके झुर्रियों से भरे हुए चेहरे पर अपने केशों की छाया करके दीर्घकाल व्यापी कष्टों का अनुभव करने की चेष्टा करने लगी। उसके होश में आने से पहले ही वह माँ से लोरी से बोली, क्या ही अच्छा हो यदि हम इन्हें इसी हालत में पेरिस से दूर ले चले, परंतु क्या हम इस दशा से यात्रा कर सकेंगे? क्यों न कर सकेंगे। मेरा तो ख्याल है कि इस भयानक शहर से यहाँ इन्होंने इतना दुख भोगा है, इन्हें जल्द ही निकाला जाए ही उनके लिए लाभदायक होगा। यह ठीक है। डिफार्जी ने उसका समर्थन किया। फिर बोला, इन्हें तो फ्रांस से बाहर ले जाओ, तुरंत देर मत करो। बोलो क्या गाड़ी बुला ली जाए? यही ठीक है, यही होगा, हम यही करेंगे। कुमारी मिनट तो देखिए, आप लोग हम दोनों को यहाँ छोड़ जाइए और तुरंत चलने की व्यवस्था करिए। मेरे लिए यहाँ किसी तरह का खतरा नहीं है। आप देखते ही है कि वे किस तरह शांत हो गए। आप तो केवल जल्दी करिए। यह बात उन दोनों में से किसी को ठीक न जची। वे चाहते थे कि उनमें से एक वह अवसर, लेकिन गाड़ी की और घोड़ा का ही तो प्रबंध नहीं करना था। यात्रा संबंधी परिचय पत्र भी तो ठीक कराने थे। दिन त्रस्त होने में देर न थी। जितनी जल्दी सब काम कैसे हो। अतः दोनों ने काम को बांट लेना ही उचित समझा। वे आखिर अपना अपना काम करने का निश्चय करने चल पड़े। पिता पुत्री को उन्हें इसी हालत में छोड़ जाना पड़ा। उन्होंने जाकर यात्रा का सामान, कपड़े, खाना पीना, घोड़ा गाड़ी सब कुछ जुटाया। फिर पूरी तैयारी करके लौटे। आकर वृद्ध मिनट को उठाया। वह आके मरते हुए उठा और उनके चेहरे की ओर अचरज भरी दृष्टि से ताकने लगा। उसके मन में उस समय क्या भाव उठ रहे थे यह कोई नहीं कह सकता, परंतु इतना तो अनुमान लगाया जा सकता है कि वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, न उनकी बातों का उत्तर देने की स्थिति में था। उन्होंने भी वृद्ध कैदी की यह मनोदशा देखकर चुप रहना ही उचित समझा। बेंच पर रखे हुए लैंप की धीमे प्रकाश में उसने अपना खाना समाप्त किया और जो कपड़े सामने लाकर रखे गए थे उन्हें पहना। कुमारी मिनट के बुढ़े हुए हाथ को उसने अपने हाथ में लिया और उसके साथ साथ चलकर सीढ़ी उतरने लगा। आगे डिफार्जियो और सबसे पीछे लोरी, बीच में पिता पुत्री। इस प्रकार वे एक एक करके नीचे उतर आए। जब वे उतर कर शयन में आए और बाहर निकलने लगे तो वहाँ श्रीमती डिफार्जी के अलावा और कोई नहीं था। वह चुपचाप द्वार के पास खड़ी अपनी बुनाई में तन्मय हो रही थी। वृद्ध मिनट सामने खड़ी गाड़ी में चढ़ गए और साथ ही उनकी पुत्री भी। लोरी मार्च से भी चढ़ रहे थे, पर ये रुक गए क्योंकि कैदी ने धीमे समय में अपना जूता बनाने का सामान और अधबना जूता लाने को कहा। श्रीमती डिफार्जी ने तत्पर कहा, मैं लाती हूँ, और जल्दी से जाकर ले आई। डिफार्जी ऊपर चढ़कर कोचवान के पास जा बैठा और कहा, चलो। गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी पर लगे हुए लैंपों का प्रकाश हिलने लगा और पहियों की खड़ाहट सुनाई पड़ने लगी। सड़कों, गलियों, बाजारों में से होती हुई गाड़ी शहर के दरवाजे पर जा पहुंची। वहाँ पहुंची तो फौजी पहरेदार ने आवाज़ दी, अपने परिचय पत्र दिखाइए। डिफार्जी गाड़ी से उतर पड़ा और हाथ बढ़ाकर कागज़ दे दिए। ये लीजिए श्रीमान, ये कागज़ गाड़ी में बैठे हुए वृद्ध मासिक है और वे और उनके कागज़ मुझे ही सौंप गए थे। फौजी अधिकारियों ने कागज़ ले लिए। जो वर्दीधारी अधिकारी
गाड़ी पर चढ़ गया था। उसने लैंप के प्रकाश में परिचय पत्र देखा, गाड़ी में बैठे हुए वृद्ध पुरुष को देखा और कहा, ठीक है, चलो बढ़ो। गाड़ी चरमराकर चल पड़ी। डिफाल्जर ने हाथ बढ़ाकर विदाई ली। गाड़ी और उसके यात्री तारों की छां में अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। लंदन के न्यायालय में टेलिसेंस बैंक की जैसी पुरानी रंग-ढंग की इमारत थी, उसी तरह उसका पहरेदार कंचन जेरी था। वह सदा वही रहता था, कभी गैरहाजिर नहीं होता था जब तक कि यह कई काम से न भेजा जाए। उस समय उसका 12 साल का लड़का उसके स्थान पर मौजूद होता था। जेरी इस बैंक का चपरासी भी था और डाकिया भी। बैंक को उससे निभाना पड़ता था क्योंकि हर काम उसे जोता जा सकता था। सन 1790 ईस्वी के मार्च महीने के एक प्रातःकाल बाबू ने कहा, जेरी, तुम पुरानी कचहरी जानते हो? जी जानता हूँ, हकलाते हुए जेरी ने उत्तर दिया। और मिस्टर लॉरी को भी जानते हो? लॉरी को तो कचहरी से भी अधिक जानता हूँ। तो देखो, गवाह जहाँ से पूछते हैं वहाँ खड़े चपरासी को यह कागज दिखा देना, वह तुम्हें लॉरी महाशय के पास जाने देगा न्यायालय में। हाँ, तो क्या मैं वहाँ ठहरूं? सुनो चपरासी, पर लॉरी महाशय को दे देगा। सुनो चपरासी, पत्र लॉरी महाशय को दे देगा। तुम इस तरह खड़े रहना कि लॉरी तुम्हें देख सके। वे फिर जब तक तुम्हें न बुलाए तब तक वहीं खड़े रहना, समझ गए? जी हाँ। जेरी ने पत्र लिया और चल पड़ा। पत्र उसने द्वारपाल को दे दिया। थोड़ी देर में द्वार थोड़ा सा खुला और जेरी कंचन भीतर प्रविष्ट हुआ। पास खड़े हुए व्यक्ति से उसने धीरे से कहा, क्या हो रहा है? अभी थोड़ी देर है। क्या मामला है? देशद्रोह का मामला है। अब तक पत्र लॉरी के हाथ में पहुंच चुका था। वे एक टेबल के सहारे बैठे थे। पास ही अभियुक्त का वकील बैठा था। उसके सामने मामले संबंधी कागज पत्रों का ढेर था। दूसरी ओर जेब में हाथ डाले एक और वकील बैठा था, छत की ओर ताक रहा था। जेरी ने मुंह दबाकर इस तरह खांसा कि लॉरी उसको देख ले। लॉरी उसकी तलाश से इधर-उधर देख रहे थे। जेरी को देखकर उन्होंने इशारा किया कि उन्होंने देख लिया है। इसी समय मंच पर खड़े 2 जेल अधिकारी बाहर गए और अभियुक्त को भीतर ले आए। वह न्यायाधीश के सामने खड़ा कर दिया। सब लोगों की दृष्टि अभियुक्त की ओर चली गई। वह एक 25 साल का युवक था, सुंदर, सुदर्शन और सुगठित। काली आंखें, धूप से जल से कपोल, सादी पोशाक, पीठ की ओर हिले लंबे केस। वह सीधी सादी तरह से आकर न्यायाधीश के सामने विनम्रता से झुका और चुपचाप खड़ा हो गया। अदालत से सन्नाटा छा गया। सरकारी वकील ने खड़े होकर न्यायाधीश को संबोधन करके कहना आरंभ किया, श्रीमान जी, कल हमने अभियुक्त चार्ल्स डार्ने की कहानी सुनी थी। उस पर हमारे सम्राट के विरुद्ध कार्रवाई का आरोप लगाया गया था। उसने अपने देशद्रोहात्मक कार्यों से हमारे सम्राट के शत्रु फ्रांस के अधिपति को मदद की। उसने इस बात की सूचना शत्रु को पहुंचाई कि हमारे सम्राट कनाडा और उत्तरी अमेरिका में कितने सेना भेज रहे हैं और क्या कार्रवाई कर रहे हैं। ये कितना बड़ा अपराध है। किंतु अभियुक्त का कहना है कि वह देशद्रोह का अपराधी नहीं है। वह बिल्कुल अपराध है। अंत में कुछ ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत करूँगा जिससे उसका कथन अप्रमाणित हो जाएगा। मैं सबसे पहले ही जेविस लॉरी को उपस्थित करूँगा। लॉरी, मैं मौजूद हूँ जनाब। वकील, श्री लॉरी महाशय, आप टेलिसेंस बैंक में काम करते हैं ना? लॉरी, करता हूँ जनाब। वकील, 5 साल पहले किसी शुक्र की रात को आपने डोवर की डाकगाड़ी में लंदन से डोवर की यात्रा की थी? लॉरी, की थी। क्या डाकगाड़ी में और भी मुसाफिर थे? लॉरी, 2 यात्री और थे। वकील, क्या उन्होंने गाड़ी रुकवाई थी और रात में ही उतर गए थे? लॉरी, जी हाँ जी, ऐसा ही हुआ था।
वकील लोरी माँ से अभियुक्त की ओर देखी। क्या उन यात्रियों में से एक ये भी था? लोरी मैं नहीं कह सकता। क्या वह दो में से किसी एक की तरह दिखता है? लोरी वे दोनों लंबादों में अपने आप को ढके थे और रात ऐसी अंधेरी और कोहरे से छाई थी कि मैं यह भी नहीं कह सकता। वकील तो माँ से आज शपथपूर्वक यह नहीं कह सकते कि ये उनमें से एक था। नहीं। लोरी माँ से आप एक बार अभियुक्त को और अच्छी तरह देखिए। क्या आपने उससे पहले कभी देखा है? युक्त की ओर गौर से देख कर जोविश लोरी ने उत्तर दिया, जी हाँ देखा है। वकील कब? मैं कुछ अरसे बाद फ्रांस से लौट रहा था। अकेले में अभियुक्त आकर उसी जहाज में सवार हुआ था जिससे मैं यात्रा कर रहा था। वकील वह जहाज में कब आया था? अरे यात्री में कुछ ही बाद। क्या आप अकेले थे? नहीं, मेरे साथ एक और महाशय थे और एक महिला थी। वे यहाँ मौजूद है। वकील बस जी, धन्यवाद। मैं अपने दूसरे गवाह को बुलाता हूँ। कुमारी मैनेट उपस्थित है? लूसी मैनेट जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। वकील जी, लूसी मैनेट जी, आप जरा अभियुक्त को देखिए। क्या आपने इस पहले कभी देखा था? लूसी मैनेट जी, किस जगह? वकील किस जगह? कुमारी लूसी मैनेट जहाज पर उसी समय जबकि लोरी महाशय ने देखा था। वकील क्या आपने उससे बातचीत की थी? लूसी मैनेट जी, मेरे पिताजी उस समय बहुत अस्वस्थ थे, अतः जब अभियुक्त जहाज पर आया तो उसने मुझे की परिचय में बहुत सहायता दी। उसने मेरे पिता के प्रति पर्याप्त सद्भावना प्रदर्शित की थी। वकील क्या वह जहाज में अकेला आया था? लूसी मैनेट नहीं, उसके साथ दो फ्रांसीसी भी थे। वकील उन्होंने क्या किया था? लूसी मैनेट वे बातें कर रहे थे जब तक कि उनके जाने का समय नहीं हो गया। वकील क्या उन्होंने अभियुक्त को इस प्रकार के कोई कागज दिए थे? उसमें कुछ कागज दिए जा रहे थे, पर वे क्या कागज थे ये मैं नहीं कह सकती। वकील अच्छा। कुमारी जी, लूसी मैनेट जी, अभियुक्त ने आपसे भी कुछ कहा था? लूसी मैनेट जी, लूसी मैनेट अभियुक्त का मेरे प्रति बहुत सौजन्य था, पूर्ण व्यवहार था। मैं आज उसे हानि पहुँचा कर किसी तरह उससे ऋणी नहीं हो सकूँगी। वकील आप क्यों परेशान होती है लूसी जी? हम लोगों को पता है कि आप खुशी से यह सब थोड़ी ही कर रही है। अभियुक्त भी इतना समझता है? लूसी मैनेट उसने मुझसे कहा था कि वह विशेष कार्यवश यात्रा कर रहा है जिससे संभव है कुछ लोग संकट में पड़ जाए। उसने यह भी कहा था कि संभव है उसे इसी सिलसिले में कुछ दिनों तक कई बार इंग्लैंड से फ्रांस से इंग्लैंड जाना पड़े। वकील क्या उसने अमेरिका के संबंध में भी कुछ चर्चा की थी? 20 मिनट हाँ, उसने कहा था कि इंग्लैंड का इस युद्ध में पड़ना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। उसने यह भी कहा कि लिखे जाने वाले इतिहास में जॉर्ज तीसरे से जॉर्ज थर्ड से जॉर्ज वाशिंगटन की प्रसिद्धि अधिक होगी। यद्यपि यह बात हंसी में कही गई थी। वकील अच्छा। कुमारी लूसी जी, इतना काफ़ी है। अब मामला हमारे सामने है। इन दोनों गवाहियों के आधार पर यदि मैं यह नतीजा निकालूं कि इस चार्ल्स डार्ने नामक व्यक्ति ने देश को धोखा देने का गृहीत कार्य किया है, तो दोनों गवाह इसमें भूल नहीं कर सकते। अभियुक्त पक्ष का वकील श्रीमान न्यायाधीश महोदय, मैं अभियुक्त से कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहता हूँ। लूसी मैनेट आपको पूरा विश्वास है कि वह अभियुक्त ही था? उसमें हाँ, पूरा विश्वास है। इस समय सिडनी कार्टर नामक एक युवक वकील था ने जो वही बैठा हुआ था, एक पुर्जा अभियुक्त पक्ष के वकील के पास भेजा। उसने पुर्जा पढ़ा और गौर से सिडनी कार्टर के चेहरे को देखा, कुछ मुस्कुराया और मानो अपनी सहमति जताई हो। फिर गवाह को मूंढ कर पूछा, तो कुमारी जी, क्या आपने कभी किसी दूसरे व्यक्ति को भी देखा है जो अभियुक्त की आकृति से मिलता जुलता हो? कुमारी लूसी मैनेट नहीं, इतना मिलता जुलता तो कोई नहीं देखा कि मैं भ्रम में पड़ जाऊँ। वकील तो कृपया श्री कार्टन की ओर देखिए, वे वहाँ बैठे हैं। फिर अभियुक्त की ओर देखिए, क्या वे दोनों एक जैसे नहीं है? लूसी मैनेट ने दोनों को देखा। वह हैरत में पड़कर बोली, आप ठीक कहते हैं, ये दोनों तो इतने मिलते जुलते हैं कि अगर एक की पोशाक पहन ले तो कौन कौन है ये निश्चय करना कठिन हो जाए।
वकील ने इस पर न्यायाधीश को संबोधन करके कहा, श्रीमान, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अभियुक्त को निर्दोष कहूँ। यहाँ उपस्थित हर कोई ये देख सकता है कि श्री सिडनी कार्टन जो सामने बैठा है और अभियुक्त संभवतः एक ही व्यक्ति हो सकते हैं यदि उन्हें एक सी पोशाक पहना दी जाए। न्यायालय के सामने अब तक कोई प्रमाण ऐसा नहीं लाया गया है जिससे ये सिद्ध हो सके कि देशद्रोह अभियुक्त ने ही किया, सिडनी कार्टन ने नहीं। यह साफ भ्रम है। गवाह और दूसरे लोग गलती से अभियुक्त को दोषी समझ बैठे। ऐसी सूरत में क्या प्राणदंड दिया जा सकता है? उसे जानबूझकर बारसद जैसे देशद्रोही जासूसों ने अपनी सहज दुष्टता का लक्ष्य बनाया है। उसका अपराध इतना ही है कि वह फ्रांसीसी परिवार में जन्मा है और उसे अपने पारिवारिक मामलों को निपटाने के लिए जब तक फ्रांस आना पड़ा है। उन सब बातों को अभियुक्त विशेष कारणों से बताना नहीं चाहता, परंतु इससे उसके निर्दोष होने में कोई अंतर नहीं आता। न्यायाधीश, मेरा भी यही विचार है कि अभियुक्त दोषी नहीं। अभियुक्त और कार्टन दोनों को देखने से यह विश्वास नहीं होता कि दो आदमी इस कदर एक से हो सकते। यह तो ऐसा मामला बन गया कि एक निर्दोष व्यक्ति को दूसरी को दोषी मानकर दंड दिया जा रहा है। मैं इस संशय का लाभ अभियुक्त को देता हूँ और उसे निर्दोष घोषित करता हूँ। डार्नी मार्शे, आप मुक्त किए जाते हैं, आप जा सकते हैं। लॉरी मार्शे ने तुरंत ही इशारे से जेरी को बुलाया और कहा, जाओ और बंक में खबर करो कि अभियुक्त बरी हो गया है। जेरी, बहुत अच्छा श्रीमान। आपने 5 साल पहले पुनर्जीवन प्राप्ति इस प्रकार का संकेतपूर्वक संदेश दिया था। उस समय मैं उसी निरर्थक समझ रहा था। आज यदि आप उन्हें शब्दों को दोहराते हुए मैं पूरी तरह समझ जाता हूँ। लॉरी, हाँ, अच्छा, जाओ। और लूसी मैनेट, जाओ, आओ चले। तुम तो अस्वस्थ सी हो रही हो, क्या बात है? सिडनी कार्टन, अदालत से बरी होकर अभियुक्त डार्ने बाहर आया। उसके दोस्त एक एक करके तितर-बितर हो गए। लूसी मैनेट अपने पिता के साथ गाड़ी पर सवार होकर चली गई। इन सबके पीछे एक और व्यक्ति धीरे टहलता हुआ आया और बाप बेटी की बग्गी पर बैठकर जाते हुए देखता रहा जब तक वे अदृश्य नहीं हो गए। फिर वह लॉरी और डार्ने के समीप सड़क के किनारे खड़ा हुआ और थोड़ी देर में वृद्ध लॉरी भी एक गाड़ी में चढ़कर अपने बैंक को चलते बने। अब सिडनी कार्टन डार्ने के पास बढ़ आया और बोला, चलो, अच्छा ही हुआ जो भाग्य ने मुझे और तुम्हें अचानक मिला दिया। आज तुम्हें तो बड़ा अद्भुत लग रहा होगा कि तुम एकांत में अपने प्रतिरूप के साथ खड़े हो। डार्ने, मैं तो अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इस दुनिया में मौजूद हूँ। कार्टन, ये तो सही है। अभी कितनी तो देर हुई है जब तुम परलोक के बिल्कुल करीब जा खड़े हुए थे। तुम तो खोए खोए से हो रहे हो। डार्ने, हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है। कार्टन, तो तुम कुछ खाते क्यों नहीं? चलो, कुछ पेट में डालो, कमजोरी दूर हो जाएगी। मैं तुम्हारा साथ दूंगा बड़ी खुशी से। डार्ने, धन्यवाद। चलो, मुझे तुम्हारे साथ खाकर खुशी होगी। ये बड़े संतोष की घड़ी है कि मैं अपने आप को मुक्त समझ रहा हूँ। अब मेरे प्राणों के लिए संकट नहीं है। मैं उस अपराध के लिए नहीं मारा जाऊँगा जिसे किसी दूसरे ने किया। कार्टन, मेरी आंतरिक इच्छा है कि मैं यह भूल जाऊँ कि इस दुनिया में मेरा कोई वास्ता है। मेरे लिए इसमें कोई राग नहीं है। शराब को छोड़कर इस दुनिया में मेरा कोई साथी नहीं है। हम दोनों देखने में एक से हैं, लेकिन हमारा जीवन और हमारे विचार कतई एक से नहीं है। डार्ने, भाई कार्टन, मेरे प्राण बचाने के लिए मेरी कृतज्ञता स्वीकार करो। मैं तो मौत के मुँह में जा चुका था कि आपने एक पुर्जा वकील के पास भेजकर हम दोनों की समान आकृति की ओर ध्यान आकर्षित किया। कार्टन, न तो मुझे आपकी कृतज्ञता चाहिए, न मैं उसका अधिकारी हूँ। वह कोई ऐसी बात भी न थी और न मुझे पता है कि मैंने वैसा क्यों किया। आओ, चलो, आपकी गवाह कुमारी लूसी मैनेट के नाम पर और कुछ और पिए खाए। डार्ने, लूसी मैनेट
कार्टन हाँ, एक सुंदर लड़की, जितनी भोली, कितनी दयालु, ऐसी सुशील कि करुणा का पात्र बनने के लिए फांसी के तख्ते पर भी चढ़ा जा सकता है। जानने दीजिए मिस्टर कार्टन, मैं उस लड़की के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता। कार्टन, कुछ पूछूं तो बताओगे? जाने पूछिए, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? जाने, अरे ये तो ऐसा ख्याल है कि जिस पर मैंने अब तक कुछ सोचा ही नहीं। अब सोच देखो जाने, आपके काम तो ऐसा ही किया है, परंतु मैं नहीं समझता कि आप मुझे पसंद करते। कार्टन, यही बात है। हाँ, आखिरी बात, मैं आपके काम तो ऐसे किया, परंतु मैं नहीं समझता कि आप मुझे पसंद करते। कारण यही बात है। हाँ, आखिरी बात, आप जानते ही है कि मैं पीता हूँ। जाने, हाँ, क्यों नहीं? कार्टन, तो सुनिए, क्यों पीता हूँ? मैं हूँ एक अभागा आदमी, एकांत दुखी, एकाकी हूँ। मैं इस दुनिया में किसी की परवाह नहीं करता और न यहाँ कोई मेरी चिंता करता। जानने मुझे कार्टन, मुझे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। आप अपने जीवन की बिल्कुल चिंता नहीं करते। यदि कर सकते तो कितना सुंदर होता। कार्टन, हो सकता है, पर ऐसा होगा नहीं। कौन जानता है आदमी के भाग्य में क्या है। अपनी इस सुदर्शन आकृति पर तुम भी अधिक प्रसन्न मत होना। आप जा रहे हैं, अच्छे से नमस्ते। डॉन ने कार्टन के कमरे से निकल कर चला गया। एकाकी रह जाने पर कार्टन ने एक जलती हुई मोमबत्ती उठाई और आईने के सामने खड़ा होकर अपना चेहरा देखने लगा। अपनी सूरत शीशे में देखकर वह बड़बड़ाने लगा, मुझे वह नौजवान क्यों पसंद है? क्या वह मेरी ही शक्ल सूरत का? इसलिए पसंद आने की इसमें बात ही क्या है? तुम क्या जानते नहीं जानते हो अच्छी तरह? वह यही बात तो बताने के लिए तुम कहाँ से गिरकर कहाँ पहुँच गए। तुम्हें क्या होना चाहिए था, क्या बन गए? पतन, मेरे पतन की कहानी साफ शब्दों में मेरे कानों में उड़ने वाले डालने। मैं उससे क्यों पसंद करूँगा? मैं तो उससे घृणा करता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी बोतल उठाई और गटगट करके सब पी गया। उस क्षण में नशे में झूमकर वह गिर गया पड़ा और उसकी दशा में सो गया। मार्किस की हत्या। मार्किस की अवस्था 60 साल की होगी। नक्श से सुंदर, रुचिपूर्ण वस्त्र विन्यास, गर्वीला और रौबदाब वाला चेहरा और वर्ण, सहज ही प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व। वह अपने पेरिस के निवास स्थान की ऊपरी मंजिल से उतरकर नीचे शहर में आया। द्वार के सामने खड़ी हुई बग्गी पर बैठा और गाड़ी चल पड़ी। उसका मार्किस का कोचवान कितना लापरवाह और बदतमीज, या कि वह किसी को कुछ समझता ही न था। गाड़ी को इस तरह हवा में उड़ाए ले जा रहा था कि कोई टक्कर जाओ, कोई मर जाओ, कोई दब जाओ, कोई कुचल जाओ, परवाह नहीं। लगता था कि जैसे वह बग्गी न हाँक रहा हो बल्कि शत्रु के ऊपर अंधाधुंध प्रहार कर रहा हो। फिर भी तमाशा यह है कि उसका मालिक इस ओर ध्यान न दे रहा था। बहू वह तो उड़ी जा रही बग्गी में मजे में बैठा था। न माथे पर कोई बल था, न मुंह से रोकता था। वैसा ही जमाना था, बहरा नगर और गूंगा युग। उस युग की तंग गलियों में फुटपाथ नहीं थे। कुलीन और बड़े लोग घोड़ा गाड़ियों के अंधाधुंध दौड़ाने में ही शान समझते थे। गरीब और निम्न स्तर के लोगों को कुचल जाने की कोई परवाह नहीं किया करते थे। फिर भी कभी कभी दुर्घटना अपने आप को व्यक्त कर देती थी। उसी समय अमीरों और कुलीनों के प्रति लोगों में घृणा और प्रतिहिंसा भावना प्रबल हो जाती थी। किंतु ऐसी कभी कभी ही होता था, वह भी क्षण भर के लिए। उसके बाद लोग भूल जाते थे। जो मर गया वो मर गया, जो घायल हो गया वो हो गया। वह लड़ता मरता पड़ा रहता था। जब वह गाड़ी वेग से दौड़ती जा रही थी, उसकी खड़खड़ाहट और घोड़ों की टापों की आवाज़ से स्त्री पुरुष में हड़बड़ी मच जाती थी। कोई स्त्री चीख कर दौड़ती और अपने बच्चों को घोड़े के आगे से खींच लाती है। कोई बूढ़ा जल्दी जल्दी डग भरता एक किनारे सा गिरता। कोई पुरुष अपने दूसरे हल्लड़ साथी को खींचकर एक और कर देता। आखिर एक मोड़ पर
के मुड़ते ही चारों ओर से लोग चीख पड़े। गाड़ी झटके से रुकी, घोड़े बिदके कुछ पीछे हटे और ठहर गए। कोचवान उछलकर नीचे कूद पड़ा। 10-15 आदमियों ने दौड़कर घोड़े की रास से पकड़ ली। गाड़ी में आराम से बैठे मार्किस ने सिर बाहर निकाला कर बोले, इत्मीनान से पूछे, क्या माजरा है? एक लमतड़ंग पुरुष ने झुककर घोड़ों की टापों में से एक गठरी सी निकाली और पास के चबूतरे पर रख दी तथा उसके ऊपर झुककर बुरी तरह हाय हाय करने लगा। एक चिथड़ों में लिपटे पुरुष ने साहस करके मार्किस से कहा, श्रीमद, बच्चा कुचल गया है। वह आदमी क्यों जानवरों की तरह हाय हाय करता है? क्या ये उसी का बच्चा है? मार्किस ने भौहें टेढ़ी करके पूछा। हाँ सरकार, बड़े दुख की बात है। इतने में ही लोगों की भीड़ गाड़ी के चारों ओर गिराई, पर कोई बोलता न था, न किसी में उबाल था, न क्रोध। वे चुपचाप चित्र लिखे से खड़े तमाशा देख रहे थे। किसी तरह का असंतोष उनके चेहरों पर न था। जो आदमी मार्किस से बातचीत कर रहा था वह भी बड़ी शिष्टता के साथ मार्किस ने चारों ओर दृष्टि डालकर उन लोगों को इस प्रकार ताका कि वे जैसे वे बिलों से निकलकर आ खड़े हुए हो। उनकी दुर्दशा पर पसीजकर उसने अपनी थैली निकाली और अपनी भीड़ की ओर ताककर बोला, यह एक अजीब बात है कि तुम लोग अपने बच्चों की भी फिक्र नहीं रख पाते हो। तुमसे कोई न कोई हमारे रास्ते में आ जाते हैं। न मालूम तुमने हमारे घोड़े के कितने चोट लगाई है। लो, ये उसे दे दो, कहकर उसने एक सोने का सिक्का चढ़ाकर फेंक दिया। लोग उससे सिक्के को देखने के लिए झुक पड़े। उसी समय अवध बालक के पिता ने अपना सिर पीट लिया और वो जोर चिल्लाया, चल बसा, हे राम, हाँ राम। एक दूसरा आदमी उधर से भागता हुआ आया। लोगों ने हटकर उससे रास्ते दे दिया। मृत बालक के पिता ने उसे देखकर और जोर जोर से विलाप करना शुरू कर दिया। कुछ स्त्रियां मृत बालक के चारों ओर घिर आई थी और विलाप कर रही थी। उस ओर संकेत करके मृत शिशु के पिता ने अपनी साथी से कहा, गरीब का धन हाय हाय। आगंतुक ने उससे सांत्वना दिलाते हुए कहा, समझ गया, शांत हो, धीरज धरो, धीर वीर बनो। उसकी जिंदगी से उसकी मौत लाख बार अच्छी है। देखो, एक क्षण में मर गया, जैसे कहीं था ही नहीं। न कोई दर्द, न बीमारी, कितनी अच्छी मौत और इतनी अच्छी जिंदगी। क्या 1 घंटा भी उससे मिल सकती थी? मार्किस, अरे तुम तो दार्शनिक हो, तुम्हारा नाम डिफार्जे। क्या काम करते हो? शराब बेचता हूँ। कल्लाड़ और दार्शनिक, लो तुम भी लो। मार्किस ने एक और स्वर्ण मुद्रा उसकी ओर फेंकी। कोचवान ने पूछा, घोड़े ठीक हुए? इतना कहकर वह सीधा होकर गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चल पड़ी। ऐसा लगा जैसे उसकी यात्रा में एक छोटा सा विघ्न खड़ा हो गया हो। अकस्मात दुर्घटना में कोई क्षुद्र सी चीज़ क्षतिग्रस्त हो गई हो और उसका जाना देखकर मामला रफे-दफे कर दिया हो। जब वह इस तरह शांति से जा रहा था तो पहुँचे से किसी ने वह स्वर्ण मुद्रा फेंकी। वह आकर गाड़ी पर लगी और खनखनाती हुई उसी में जा गिरी। मार्किस गाड़ी में से गरज उठा, ठहरो, किसी ने फेंका है। उसने उस ओर देखा जहाँ अभी शराब विक्रेता खड़ा था। वह चिल्लाया, हरामजादों, मैं तुम्हारे ऊपर से गाड़ी दौड़ा ले आऊँगा, धरती पर से तुम्हारे नामो निशान मिटा दूँगा। पर तुम क्या समझते हो, अगर मुझे पता चल जाए कि किस बदमाश ने फेंका? मार्किस गाड़ी में गरज उठा। जब वह इस तरह शांति से जा रहा था तो पीछे से किसी ने स्वर्ण मुद्रा फेंकी। वह आकर गाड़ी पर लगी और खनखनाती हुई उसी में जा गिरी। मार्किस गाड़ी में से गरज उठा, ठहरो, किसने फेंका है? उसने उस ओर देखा जहाँ अभी शराब विक्रेता खड़ा था। वह चिल्लाया, हरामजादों, मैं तुम्हारे ऊपर से गाड़ी दौड़ा ले जाऊँगा और धरती पर से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूँगा। तुम क्या समझते हो? अरे अगर मुझे पता चल जाए कि किस बदमाश ने फेंका तो इसी क्षण में उसे पहिए के नीचे कुचलकर भुर्ता बना दूँगा। लोग चुपचाप सुन रहे थे। वे जानते थे कि वे जो कुछ कह रहा था
उसमें रत्ती भर अत्युक्ति नहीं है। इस आदमी में ऐसी ही शक्ति है, वह सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कायदा कानून कुछ नहीं, उसकी इच्छा सर्व प्रभुत्व संपन्न है। इसलिए न तो कोई उत्तर मिला, न हाथ हिला। यहाँ तक कि किसी ने आग उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं की, चुपचाप उसकी भर्त्सना को पीते रहे।